another question of control accounts, specimen paper 2016, पेपर 2, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे, यहाँ पर बाकी लोग इधर देख लीजिएगा कि इस क्वेश्चन में बोला क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अली मेंटेन अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग अ सेल्स लेजर अकाउंट एंड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट। जितनी भी सेल्स हुई थी आपके पास क्रेडिट पे हुई थी। स्टेट वन एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। एक एडवांटेज बता दो। टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर, टू डिटेक्ट एरर्स, टू प्रिवेंट फ्रॉड्स और हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, टू प्रोवाइड टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स एंड टोटल ट्रेड पेबल बैलेंसेस। एक बोला है, मैंने आपको मल्टीपल बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप वो लिख दें। सही है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एट 31 जनवरी 2015 द बैलेंस ऑन द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट वॉज 64,850। मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाई थी। मैंने कहा देखें बेटा, सेल्स लेजर जो होते हैं ना वो इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं और सेल लेजर से होते हुए कंट्रोल अकाउंट्स में वो बैलेंसेस पुट ऑन होते हैं। अगर सेल्स लेजर में कोई गलती हुई है तो डेफिनेटली कंट्रोल अकाउंट में भी वो गलती होगी। आपको इसको रिकंसाइल करना है। सही है। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है, करेक्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, मतलब सिर्फ बोला है, सुन लो मेरी बात, कैलकुलेट द करेक्ट बैलेंस ऑन द सेल लेजर कंट्रोल आफ्टर मेकिंग द अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट। आफ्टर मेकिंग मतलब अप्रोप्रिएट मतलब ये जो कुछ एडजस्टमेंट्स हैं इसमें से जो कंट्रोल अकाउंट्स में आएंगी वही लिखेंगे, अदरवाइज और कोई भी नहीं लिखेंगे। अप्रोप्रिएट मतलब जो ज़रूरी होगी, जो नेसेसरी होगी वही लिखेंगे। अब मैं दोस्तों यहाँ पर कहीं भी इस पूरे क्वेश्चन में रिकन्सिलिएशन का जिक्र नहीं है, तो हम रिकन्सिलिएशन नहीं करेंगे। हम सीधा सीधा क्या करेंगे, फॉरवर्ड वाला गेम करेंगे। हमने कहा हम करेक्टेड बनाना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया करेक्टेड SLCA। लेफ्ट हैंड साइड इज़ डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज़ ऑलवेज क्रेडिट साइड। इसका थंब रूल है, हर वो चीज़ जिससे ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ते हैं यू कैन राइट ऑन डेबिट साइड, हर वो चीज़ जिससे ट्रेड रिसीवेबल्स जवाब बेटा कम होते हैं क्रेडिट साइड। व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल्स, हमने जिनको उधार में बेचा है, यानी जब तक वो हमें पैसे नहीं दे देते तब तक वो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। इज़ इट ओके दोस्तों। पहली एंट्री क्या लिखी हुई है, अगेन द टोटल ऑफ द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, यानी टोटल ऑफ द डिस्काउंट अलाउ कॉलम इन द कैश बुक हैड बीन ओवरकास्ट। देखो बेटा, इन्होंने पहले तो बैलेंस लिख लो, कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, मेजर या माइनर की बात नहीं है। बैलेंस BD कंट्रोल अकाउंट का दिया हुआ है, बोला 64,850। डेट मेंशन नहीं है तो आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगर मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहता हूँ, जो समझने वाली बात है, जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है, वो क्या है, आपके पास अगर आपके पास यहाँ पर देखते हो, अगर हम कंट्रोल अकाउंट्स में दोबारा इस बात को देखते हैं कि भाई लेट्स से पहली एंट्री को द टोटल ऑफ द डिस्काउंट अलाउ कॉलम इन द कैश बुक हैड बीन ओवर स्टेटेड बाय 200। देखो टोटल ऑफ द डिस्काउंट अलाउड, देखो टोटल ऑफ द, टोटल का वर्ड यूज़ हो गया। डिस्काउंट अलाउ के अकाउंट में जैसे कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक का मतलब आपके पास उसमें डिस्काउंट अलाउ होता है। क्या एक बंदे को डिस्काउंट दिया जाता है या बहुत सारों को दिया जाता है? बहुत सारों को ना। तो अचानक वो डिस्काउंट अलाउ ओवर स्टेट कर दिया है, कम कर दिया है, यानी डिस्काउंट अलाउ को क्या कर दिया, ओवर स्टेट मतलब बढ़ा दिया है। विदाउट एनी रीज़न हमने डिस्काउंट अलाउ को जब बढ़ाया होगा यानी तो क्रेडिट पे लिखा होगा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ जो है क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है, हालांकि डिस्काउंट मिला नहीं है। और तो उसका मतलब अब इसको क्या करना है, कम करना है। तो जब कम करूँगा मेरे बच्चों तो मैं कहाँ लिख दूँगा, डेबिट साइड पे। तो यहाँ पर लिख दिया डिस्काउंट अलाउ। अगर किसी एंट्री में मसला हो तो प्लीज़ रोक देना बेटा। 1 हो गई। दूसरी एंट्री लिखी हुई है आ रिसीट ऑफ 800। एक रिसीट मतलब पैसे आ गए, किससे आए बेटा, सिरी से आए हैं। सिरी कौन थी, कस्टमर थी। हैड बिन ट्रीटेड एज रिफंड फ्रॉम सेली या सप्लायर। देखो आपने क्या किया, इसको एक तरह से क्या ट्रीट कर लिया। अगर मैं आपसे बात करूँ, रिसीट आई थी 800 रुपये की, सही है। अगर रिसीट आई 800 रुपये की सीरी से, तो मैंने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। रिसीट्स हमेशा कहाँ जाती हैं, क्रेडिट होती हैं, जिससे उसका मतलब पैसे आ गए। पैसे आ गए तो ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए, एग्री। मगर उसको मैंने क्या ट्रीट किया, रिफ़ंड ट्रीट किया है। क्या ट्रीट किया है, रिफ़ंड ट्रीट किया है। मतलब मैंने उसको
मतलब क्रेडिट करने की जगह मैंने क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया। और उन्होंने क्या लिखा हुआ है, समझने वाली थोड़ी टेक्निकल एंट्री, बच्चा इसको डबल अमाउंट से बनाने की कोशिश करेगा मगर डबल अमाउंट की बनाने की ज़रूरत नहीं है। सीधी एक कस्टमर थी और आगे क्या लिखा है, आगे सप्लायर लिखा है, कस्टमर सप्लायर। तो यू कैन ट्रीट दिस एंट्री, आप उसको क्या ट्रीट कर सकते हो कि एक तरह से ये कॉन्ट्रा आपके पास हो गई। तो आप उसको किस तरीके से लिख लोगे बेटा, आपके पास यहाँ पर देखना किस नाम से लिख दिया, PLCA, ये देखो PLCA, और ब्रैकेट में क्या हो गया आपके पास सीरी, कितना है आपके पास, मेरे ख्याल से 800, एग्री। देखो रिसीट ऑफ 800 फ्रॉम सीरी, मुझे पैसे मिले हैं सीरी से, तो मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा होगा मगर गलती से हैड बिन ट्रीटेड, मैंने उसको क्या ट्रीट कर लिया, रिफ़ंड ट्रीट कर लिया। रिफ़ंड का मतलब हो गया किसी कस्टमर की एक्सेस अमाउंट वगैरह, ये चीज़ मतलब यहाँ ट्रेड रिसीवेबल्स कम करने थे बल्कि मैंने उल्टा क्या कर दिए, बढ़ा दिए। सीरी कौन है, कस्टमर है, और रिफ़ंड फ्रॉम सैली कौन है, सप्लायर है। तो देखो एक जगह पे कस्टमर का वर्ड यूज़ हो रहा है और एक जगह पे सप्लायर का वर्ड यूज़ हो रहा है। तो इस वजह से हमने उसको क्या ट्रीट कर लिया है, कॉन्ट्रा ट्रीट कर लिया है मेरे बच्चे। हाँ आया है, तो उससे ट्रेड रिसीवेबल्स बड़े होंगे, तो हमने उसको कहाँ ट्रीट, रिफंड कहाँ जाता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, रिफंड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स कहाँ जाता है, डेबिट्स नहीं, वो रिटर्न जाता है, रिटर्न इनवर्ड्स जिसको कहते हैं हम, सेल्स रिटर्न कहते हैं। रिफंड जो है डेबिट साइड पे आता है। तो मतलब आपने जो क्रेडिट की आइटम थी उसको आपने डेबिट पे रिकॉर्ड किया है, और कॉन्ट्रा का मतलब क्या है कि ना आप मुझे पैसे दोगे ना मैं आपको पैसे दूंगा। तो ये कंडीशन थी आपके पास, जो आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है, रिफंड फ्रॉम सैलरी। थोड़ी सी एंट्री कंफ्यूजिंग है ये वाली, मगर आपने उसको क्या करना है, कॉन्ट्रा ट्रीट करना है बेटा। 800 जो आए हमने 800 जो रिसीव हुए थे हमें, तो जब रिसीव हुए तो हमने ट्रेड रिसीवेबल्स कम हुए होंगे तो हमने क्रेडिट पे लिखे होंगे, लिखने थे मगर हमने कहाँ लिखे, डेबिट पे। अब सर आपको कैसे पता डेबिट पे लिखें, तो इन्होंने क्या लिखा है, हैड बीन ट्रीटेड एज अ रिफंड, और रिफंड कहाँ जाता है, डेबिट साइड पे जाता है। और डेबिट रिफंड किससे किया है, फ्रॉम सैली, और आगे लिखा हुआ है सप्लायर। तो हमने इसको इस तरीके से भी आइडेंटिफाई किया कि यार ये क्या था, कस्टमर था, और ये क्या था, सप्लायर था। और कॉन्ट्रा की मीनिंग क्या है कि भाई मैं किसी को बेच रहा हूँ, ना वो मुझे पैसे देगा ना मैं उसको पैसे दूंगा, तो हम उसके हिसाब से हम उसको जाएंगे। फिर थर्ड वाली एंट्री को अगर देखते हैं, द टोटल ऑफ द सेल्स जर्नल। अब अगेन टोटल की बात हो रही है। द टोटल ऑफ द सेल्स जर्नल जनवरी हैड बिन अंडरकास्ट बाय 500, यानी आपने सेल्स जर्नल को क्या कर दिया, अंडरकास्ट कर दिया है। कितने से अंडरकास्ट कर दिया है, 500 से, तो कम कर दिया है ना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सेल्स जर्नल कितनी है, 500। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ, अगर आपके पास नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला हुआ, एक इनवाइस थी 950 रुपये की, किसको सेंड कर दी, बर्नी को। हैड बीन एंटर्ड इन दी सेल्स जर्नल 590, यानी 950 रुपये मुझे एंटर करने थे मगर मैंने कितने एंटर किए, तो कम एंटर किए हैं ना। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सेल्स 950 माइनस 590, डिफरेंस कितना आ रहा है बता सकते हो। तो 360 से मैंने सेल्स को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री अगेन, गुड्स विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ 760 had been invoiced to Jenny. The goods were sent on a sale or return basis. Jenny had not indicated whether or she intended to buy them. मतलब सेल और रिटर्न बेसिस की एंट्री। मैंने गुड्स जो सेलिंग प्राइस थी 760 रुपये की, उसकी इनवाइस बना के किसको भेज दी, जेनी को। द गुड्स वर सेंट, जो गुड्स वर सेंट ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस, बट जेनी ने कोई इंडिकेशन नहीं दी कि वो ले रही है या नहीं ले रही। तो मैंने उसको अपनी अकाउंटिंग बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में क्या मेंशन किया होगा, सेल्स मेंशन किया होगा, मगर हकीकत में वो सेल्स हुई नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जो मैंने सेल्स मेंशन किया था, अब मैं उसको क्या कर दूंगा बेटा, यहाँ सेल्स लिखा ब्रैकेट में, सेल्स और रिटर्न बेसिस। अब जब रिकॉर्ड सेल्स किया था तो अब मैंने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, कितने से, 760 से। मगर ये वर्ड आ गया ना मेरे बच्चे, आपके पास यहाँ देख सकते हैं, ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस बेटा। ऑन अ सेल नहीं,
और आगे एक और भी लाइन लिखी हुई है, जेनी हैड नॉट इंडिकेटेड वेदर और नॉट शी इंटेंडेड टू बाय देम। पूरे सेंटेंस में बता दिया ना कि जैसे मैं और आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं ऐसे ही रैंडम कारोबार की, मैंने कहा ये प्रोडक्ट नया आया है, मैंने माल भेज दिया, हालांकि आपने इंटेंशन शो नहीं की है। जब आपने इंटेंशन शो नहीं की तो मैंने उसको अपने पास सेल्स क्यों रिकॉर्ड कर लिया, हालांकि सेल्स बननी नहीं चाहिए थी। अब जब सेल्स रिकॉर्ड कर लिया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। आगे दो इंडिकेशन भी दी हुई है, सेल और रिटर्न बेसिस। फिर आगे लिखा हुआ है जेनी हैड नॉट इंडिकेटेड वेदर और नॉट शी इंटेंडेड टू बाय देम। और आखिरी एंट्री सेंड इस सवाल की वो क्या लिखी हुई है, एक इनवाइस थी 280 रुपये की जो सेंड कर दी है कैन को, जो करेक्टली एंटर्ड हो गई है सेल्स जर्नल में। कहाँ पर एंटर हो गई है, सेल्स जर्नल, मतलब टोटलिंग की बात हो रही है। और कहाँ पर एंटर नहीं हुई, कैन्स अकाउंट, तो इसका मतलब रिकन्सिलिएशन तो है ही नहीं। तो ये वाली ट्रांजैक्शन को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ कंट्रोल अकाउंट्स बना रहे हैं। तो अब आपको इसकी बैलेंसिंग में मेरी हेल्प कर सकते हो बेटा, कितनी होंगी, कौन सी साइड हैवी है, जल्दी क्विकली बेटा प्लीज़। डेबिट साइड, जी बेटा बोलें। तो कहाँ पर कम हुआ है, आगे पढ़ लें, कैन्स अकाउंट में, कैन्स मतलब इंडिविजुअल अकाउंट में। एन इनवाइस फॉर 280 सेंट टू कैन हैड बिन करेक्टली एंटर्ड इन दी सेल्स जर्नल। सेल्स जर्नल का मतलब टोटलिंग में करेक्टली एंटर्ड हो गई है, कहाँ पर एंटर नहीं हुई, एक के अकाउंट में नहीं हुई, तो इसलिए वो तो लिखना ही नहीं है। टोटल बताएं कितना आ रहा है बेटा प्लीज़, 65910। माइनस कर दें सबको तो बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा, बता सकती हो बेटा, 64350। तो ये आपकी दोनों साइड्स इक्वल हो गई। और ये नेक्स्ट उसके लिए मंथ के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग कितना, 64350। एग्री बेटा।